नमस्कार दोस्तों, आने वाले कुछ ही घंटे के अंदर पाकिस्तान एक साथ दो देशों के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि अभी 60 घंटे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में कई प्रकार के हथियारों की तैनाती बढ़ी है। पाकिस्तान ने कुछ देशों से लगातार हथियारों के ज़ख़ीरे मंगवाए हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की तरफ से ये घोषणा की गई है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से तैयार हो जाए, क्योंकि किसी भी समय एक देश के ऊपर हमला करने के लिए हम युद्ध का बिगुल बजा सकते हैं। यहाँ तक कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो रावलपिंडी मौजूद है, उस रावलपिंडी को आने वाले 6 महीने के लिए संवेदनशील इलाका घोषित कर दिया है। और यहाँ तक अभी आसिफ मुनीर और एर्दोगन, ये जो राष्ट्रपति जी दिखाई दे रहे हैं, तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन, इन दोनों के बीच में भी एक गुप्त चर्चा हुई है, वो भी वाकई में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन दोनों की चर्चा में क्या सारांश निकला, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा चर्चा का विषय यह है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कौन से देश से हथियार मंगवाए और भारत के अलावा इसका कौन सा नया देश दुश्मन बन गया है जिसके ऊपर ये हमले की तैयारी कर रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट का मैप, और मिडिल ईस्ट से अगर थोड़ा सा हम इस तरफ चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा देश, और हमारे देश के बिल्कुल नज़दीक एक और देश आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब क्या हुआ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ समय पहले उड़कर कहाँ पहुंचा था? ये पहुंचा था तुर्की के अंदर। तुर्की गया और वहाँ चर्चा हुई और उसके बाद ये तुर्की से लौट आया। अब इस चर्चा के बारे में किसी को पता नहीं था कि किस प्रकार की ये चर्चा हुई, यानी चर्चा के लिए गया है ये पता है, चर्चा किस प्रकार की हुई वो पूरी तरीके से गुप्त रखी गई। अब इसके आने के बाद 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में, यानी लगभग 60 घंटे के इस पहर के दौरान तुर्की से कई सारे विमान एक साथ उड़ते हैं और तुर्की से विमान उड़कर कहाँ आ जाते हैं? पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर पहुंच जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एक एयरबेस का नाम शामिल है जिसका नाम है नूर खान एयरबेस, और दूसरा कराची का एयरबेस है जिसका नाम है मसरूर एयरबेस। इन दोनों एयरबेस पर 2 प्रकार के विमानों की लैंडिंग होती है और इन विमानों के अंदर तुर्की ने कई प्रकार के ड्रोन भरकर भेज दिए। यानी तुर्की अब पूरी तरीके से क्या करना चाहता है? पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में मिसाइलों की कमी नहीं है, पाकिस्तान के पास में किसी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम की कमी नहीं है, पाकिस्तान के पास में परमाणु की कमी नहीं है। पर अगर पाकिस्तान में किसी प्रकार की चीज़ों की कमी है तो वो क्या है? केवल और केवल ड्रोन को लेकर कमी है, क्योंकि इसी बात का स्टेटमेंट कुछ समय पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हमारा बड़ा नुकसान किया, भारत ने हमारे कई प्रकार के फाइटर जेट तोड़े, मिसाइलें तोड़ी, यहाँ तक कि एयर डिफेंस सिस्टम तक को तोड़कर चला गया। और उस समय हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी आई थी तो वो ड्रोन सिस्टम की कमी आई थी, और इसीलिए अब हमें ड्रोन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। यानी अब तुर्की से पाकिस्तान 80% ड्रोन को आयात करने वाला है। यानी पहले यह पाकिस्तान चाइना से 80% ऑलरेडी आयात कर चुका है। किस प्रकार की चीज़ें? मिसाइलें, फाइटर जेट, ये सारी चीज़ें यहाँ से मंगवा चुका है। और अब 80% जो है ड्रोन कहाँ से मंगवा रहा है? इस तुर्की से मंगवा रहा है। यानी पूरी तरीके से मजबूत बनने की तैयारी चल रही है। अब सवाल ये आता है, क्या ये ड्रोन ऐसे ही उड़कर आ गए या किसी प्रकार की पैकेजिंग होकर आई है? क्योंकि कुछ समय पहले ये स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दिया था कि भारत हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, भारत तालिबान वालों को यानी अफगानिस्तान को दवाइयों के बक्सों के अंदर जो है ड्रोन भर भर कर भेज रहा है और उसी ड्रोन से हमारे ऊपर फिर अटैक हो रहा है। तो ये किसके अंदर हथियार भर के लेके आए? तो ये इस विमान के अंदर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका की तरफ से बनाया गया विमान है। दुनिया में 16 से ज़्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं, और इस विमान की अगर हम बात करें तो C-130 इसको कहा जाता है, यानी C-130 हरक्यूलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यानी एक ऐसा विमान है जो युद्ध के समय उड़ान भरता है। युद्ध के समय अगर 1000 500 300 सैनिकों को, क्योंकि साइज में बड़ा डिफरेंट होता है, हर देश के पास अलग अलग है,
तो अगर 200-300 सैनिक भी एक साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो यही विमान ले जाता है। रसद ले जाना है, गोला बारूद ले जाना है, हथियार ले जाना है, राइफल लेकर जाना है, कुछ भी युद्ध में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को अगर लेकर जाना है तो वो कौन लेकर जाता है? यही विमान लेकर जाता है। और इसी विमान को लगातार 60 घंटे से कौन उड़ा रहा है? पाकिस्तान उड़ा रहा है। पाकिस्तान तुर्की से सीधा पाकिस्तान के अंदर बुला रहा है, वो भी रात के अंधेरे में, ताकि सैटेलाइट से बचा जाए और किसी को पता ना चले कि इसके अंदर क्या भर कर आया हुआ है। पर क्या भारत को ऐसे कमज़ोर समझते हो? भारत को पता नहीं चलेगा। भारत के पास में इसकी पूरी जानकारी आ चुकी है कि भाई साहब इस विमान के अंदर इसने कई प्रकार के ड्रोन भरकर भेजे हैं। कहाँ से? तुर्की से। अब जरा देखो कौन कौन से हथियार यहाँ आए हैं। ये कितनी स्पेस है आप देख सकते हैं, इसके अंदर भर कर इसको लेकर आया गया है। अगर हम ड्रोन की बात करें तो अब तक पाकिस्तान के पास में ड्रोन की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी ड्रोन मौजूद हैं। हमने इजराइल से कई सारे लिए हैं और खुद भी भारत ड्रोन बना रहा है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तुर्की का बड़ा फेमस ड्रोन है, छुटकू सा ड्रोन है और इसका नाम है बयार कटार TB2 ड्रोन। ये ड्रोन जो है खास करके दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, निगरानी भी करता है और हमला भी करता है, यानी सर्विलांस में बड़ा एक्सपर्ट है। लगातार 27 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकता है, ग्राउंड लेवल की पूरी रिपोर्टिंग कहाँ पहुँचा सकता है, इसके मालिक के पास पहुँचा सकता है, यहाँ तक कि फ़ोटो तक क्लिक कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, सारी चीज़ें ले सकता है। 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है और बिना रुके एक साथ 28 घंटे तक लगातार ये उड़ान भर सकता है। और अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार का है कि इसके अंदर अगर मिसाइल भी लगा दी जाए तो ये सीधे तरीके से हमला कर सकता है। तो एक तो ये हथियार इसकी तरफ से मंगवाया गया। और दूसरे ड्रोन की अगर हम बात करें तो एकेंसी, ये आपको दिखाई दे रहा है बयार कटार एकेंसी TB2 इसका नाम है। 1500 किलो वजन ये अपने साथ में लेकर जा सकता है और एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सीधा गिरता है रडार वाले सिस्टम पर। इसके अलावा अगर हम बात करें सैनिकों के जाखिरों पर और उस पर गिरकर सीधा या फूट जाता है तो सुसाइड ड्रोन हम इसे कह सकते हैं। 30,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ने का काम करता है। 24 घंटे लगातार ये उड़ान भर सकता है। तो ऐसे 4 प्रकार के ड्रोन जो है किसने भेजे हैं? तुर्की ने भेजे हैं पाकिस्तान के पास में। अब सवाल ये आता है कि तुर्की अचानक से ये हथियार भेजने के लिए तैयार कैसे हुआ? अब ऐसे ही तैयार नहीं हुआ है, इसके लिए चापलूसी करने के लिए पहुंचा था कौन? फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर कहाँ पहुंचा? इस्तांबुल के अंदर। और इसके अलावा दूसरी मीटिंग इनकी हुई थी कहाँ पर? सऊदी अरब के मक्का के अंदर। मक्का के अंदर इसने कहा था कि भाई साहब हमारे पास लगातार हथियारों की कमी आ गई है, जो हथियार थे वो भारत वाले फोड़ कर चले गए हैं और अगर आज भारत अटैक कर देता है तो हमारे पास में उचित हथियार भी मौजूद नहीं है और हमें अब हथियार चाहिए जिसके लिए हमें आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है और आप हमें ड्रोन दे सकते हैं। अब इसी बात को लेकर क्या जवाब दिया गया है? देखो जरा, जवाब आया है एर्दोगन की तरफ से कि हमने 2021 के अंदर जो मीटिंग करी थी उसको अब मैं साइन करने जा रहा हूँ। अब 2021 के अंदर भी इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी। अब वो 2021 की मीटिंग क्या है? 2021 की मीटिंग में पाकिस्तान ने तुर्की के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर आप बुरा ना माने तो आपके जो हथियार आप तुर्की के अंदर बनाते हैं वही हथियार हम पाकिस्तान के अंदर बनाना चाहेंगे। और इसी बात को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप के तरफ से यानी एर्दोगन की तरफ से इस बात को लेकर हामी भर ली गई है कि पाकिस्तान अब हमसे हथियार खरीदेगा ही नहीं बल्कि हमारा पार्टनर बनेगा, रक्षा पार्टनर बनेगा। और इसके साथ साथ तुर्की इस बात की परमिशन देता है कि हम पूरी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करेंगे और पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके के अंदर आप हथियार बना पाएंगे। यानी अब तुर्की के जो ड्रोन सिस्टम है वो कौन बनाएगा? पाकिस्तान बनाएगा। अब आप जरा सोचिए, अगर भारत वालों की मैं बात करूं तो यहाँ वाकई में सोचने की ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान बड़ा कमज़ोर है, आज नहीं तो कल हमें POK लेने के लिए लड़ाई लड़ना है, बिल्कुल होनी है लड़ाई। आज नहीं 5 साल 10 साल जब भी लड़ाई होना है POK को लेकर लड़ाई होना तय है। तो क्यों ना जब आज पाकिस्तान कमज़ोर है तो इसके ऊपर अटैक कर दिया जाए, क्योंकि आज पाकिस्तान पूरी तरीके से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है। कभी वो तुर्की के साथ समझौता करता है तो कभी वो सऊदी के साथ, कभी वो दूसरे देशों के साथ में यानी इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी कर रहा है।
यानी इन फ्यूचर अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो पाकिस्तान के समर्थन में सारी इस्लामिक कंट्री उतर आए। यानी किसी न किसी प्रकार की खिचड़ी तो पाकिस्तान के मन में पक रही है। इसके अलावा पाकिस्तान खुद से रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये भारत की नीति है, मेक इन इंडिया भारत की नीति है कि आने वाले समय में अगर युद्ध हो तो हमें किसी प्रकार के हथियारों के लिए किसी और देश के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। क्योंकि अगर हम किसी और देश के ऊपर डिपेंड हैं, अगर हमारे पास हथियार ख़त्म हो गए तो हमें हथियार डालने पड़ेंगे, उस देश के सामने झुकना पड़ेगा। आज आप इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल ईरान का ले लो। अगर ईरान खुद से मिसाइलें नहीं बना रहा होता तो उसे झुकना पड़ता, पर वो खुद से बना रहा है, इसलिए झुकने की जरूरत नहीं है। और यही स्टेटमेंट लगातार भारत देते आया है और अब इसी नक्शे कदम पर कौन चल रहा है? पाकिस्तान चल रहा है। यानी पाकिस्तान खुद से मैन्युफैक्चर करे, उससे पहले उसकी कमर तोड़ दो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हथियार बना के भी पावरफुल बन जाएगा। भारत इधर से हमला करके उसकी पूरी फैक्ट्री ही उड़ा सकता है। पर उस समय की बात को सोचने से बढ़िया है कि आज की ही बात सोची जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पहला टारगेट हमेशा भारत ही रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं उन्होंने आज दिन तक यही स्टेटमेंट दिया है कि हमारे परमाणु में इतना दम होना चाहिए कि भारत के किसी भी कोने तक जाकर अटैक कर ले, हमें दूसरे देशों तक पहुंचाना भी नहीं है और उसकी रेंज भी हमें बढ़ाना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं पहला दुश्मन पाकिस्तान का कौन है? केवल और केवल भारत है। अब मैंने यहाँ कहा था कि दूसरा एक और देश है जिसके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। तो आप सभी को याद होगा 11 अगस्त के दिन पाकिस्तान से अलग होकर एक टुकड़े ने आज़ादी की घोषणा कर दी थी और ये देश है बलूचिस्तान। अब क्या हो रहा है? बलूचिस्तान वालों ने असीम मुनीर की नाक में इतना ज़्यादा दम कर रखा है कि वो चैन से सांस भी नहीं ले पा रहा है। अब आप देखिए 11 अगस्त को बलूचिस्तान के अंदर जितने भी फ्लैग लगे हुए थे पाकिस्तान के, उन सबको उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया। किस तरफ? पाकिस्तानियों के, पंजाबियों की तरफ। यहाँ फेंक दिया। इनके जितने भी पोस्टर लगे हुए थे उन सबको लगातार हटा दिया और यहाँ पर बलूचिस्तान का नया फ्लैग लगा दिया। अब इसी प्रकार के दमन को पूरी तरीके से कुचलने के लिए पंजाब सरकार ने, यानी पाकिस्तान के पंजाब की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि सारे के सारे सैनिक, यानी पूरी 6 बटालियन, 6 टुकड़ियां जो हैं कहाँ पर चली जाए? बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान के विद्रोहों का पूरी तरीके से दमन करे, उन्हें रोक ले। यहाँ से सैनिक भेजे गए तो बीएलए वालों ने क्या चाल चली? पाकिस्तान के सैनिकों को पूरी तरीके से बना दिया बंदी और जिन जिन चेक पोस्ट तक ये पहुंचे थे उन चेक पोस्ट पर हमला करके 25 चेक पोस्ट को बीएलए वालों ने ले लिया अपने कब्जे में। यानी 25 चेक पोस्ट के ऊपर आज पाकिस्तान की सेना नहीं बैठी है, बल्कि बीएलए वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब लगातार जो है बीएलए वाले किसको जीतने नहीं दे रहे हैं? पाकिस्तान की सेना को नहीं जीतने दे रहे हैं। अब लगातार ये आज़ादी की घोषणा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मदद ये मांग रहे हैं भारत से। ये सारी चीज़ें तो चल ही रही है, पर इससे ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों के मन में सबसे बड़ा डर बैठा हुआ है, खास करके पाकिस्तान की सरकार के मन में, कि आज बलूचिस्तान ने आज़ादी की घोषणा कर दी है और इसका पहले से ही भारत, रशिया लगातार समर्थन करते हुए आए हैं, है ना? लगातार ये समर्थन कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि इधर भारत से कई प्रकार के हथियार इधर होते हुए ड्रोन कहाँ चले जाए? अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो भारत सामान भेजता है और अफगानिस्तान के अंदर जो दवाइयों के पैकेट हैं उनके अंदर ड्रोन भर के आ जाएंगे और वो ड्रोन सीधे अफगानिस्तान के रास्ते कहाँ आ सकते हैं? बलूचिस्तान के अंदर आ सकते हैं। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान की सरकार इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि अब जमीनीगत कार्रवाई से बलूच नहीं मान रहे हैं तो इनके ऊपर हवाई हमले की तैयारी हो रही है। और इसी बात को लेकर असीम मुनीर ने इसे पूरी तरीके से संवेदनशील इलाका घोषित कर दिया है। रावलपिंडी को संवेदनशील इलाका घोषित कर दिया है और यह कह दिया है कि आने वाले 72 घंटे बलूचिस्तान के लिए बड़े भारी होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 72 घंटे के अंदर असीम मुनीर की सेना टूट पड़ सकती है। कहाँ पर? बीएलए की तरफ। क्योंकि पाकिस्तान से अगर ये बलूचिस्तान छीन जाए तो पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद है। चाइना जो साथ देता है वो इसी बीएलए की वजह से, क्योंकि इसी बलूचिस्तान के अंदर होते हुए ग्वादर पोर्ट तक उसको आना है। यानी चाइना की जो नीति है उसको क्या है? अरब सागर तक पहुंचना है। अमेरिका की बात करें तो उसको भी अरब सागर में आना है और साथ ही यहाँ पर जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उन सबको निकालना है।
इसके अलावा अगर यह पाकिस्तान से छीन जाए तो इसका परमाणु परीक्षण वाला इलाका पूरी तरीके से इससे छीन जाएगा। इसके अलावा जो पोर्ट वगैरह हैं वो तो सारे के सारे हाथ से चले जाएंगे। तो पाकिस्तान इतना जल्दी और इतना आसानी से तो बलूचिस्तान को निकलने नहीं देगा। यानी आसिफ मुनीर को अच्छे से समझ में आ चुका है कि BLA से सीधे तरीके से नहीं लड़ा जा सकता और इसीलिए ये हवाई हमले की तैयारी कर रहा है और लगातार पाकिस्तान की सेना को वहां भेज रहा है। और अगर इसी बीच बलूचिस्तान ने मदद मांगी और भारत ने किसी प्रकार से हथियार अफगानिस्तान के रास्ते से पहुंचा दिए और यहां लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि कोई भी देश अगर इन दोनों के बीच में पड़ेगा तो उस देश के ऊपर भी हम हमला कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी भारत के ऊपर, रशिया के ऊपर इस प्रकार का इल्जाम भी लगा चुका है कि ये तकनीकी रूप से भी मदद कर रहे हैं। तो अब आप मुझे जरा बताइए कि अगर ये युद्ध शुरू होता है तो भारत को क्या करना चाहिए और क्या पाकिस्तान के अंदर इतना दम है कि ये सामने से एक बार फिर से भारत के साथ में युद्ध लड़ने की तैयारी कर सके। हालांकि पाकिस्तान मजबूत बनने की कोशिश बिल्कुल कर रहा है और इसके लिए भारत को अभी से एक्शन ले लेना चाहिए। अब आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।